हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आप जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि आज हम लोग के क्रैश कोर्स का पहला दिन है, तो आप लोग रेडी हैं? ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाइए फाइनल स्ट्रोक अपनी पढ़ाई को देने के लिए। और यहाँ पर इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपके पास में पूरा एक चैप्टर को एक बार आपके दिमाग से घुमा देना, ताकि आप उस चैप्टर में जो भी रही सही कसर है वो पूरी हो जाए। राइट? तो आज पहला दिन है, चैप्टर है यूनिट्स, डायमेंशन और एरर एनालिसिस। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें समझने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हम ये सीखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या। राइट? दूसरा, इस चैप्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप जब किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है और आप उसे बार बार पढ़े जा रहे हो, पर एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, तो वो फायदेमंद नहीं है। आपको हमेशा स्ट्रैटेजिकल होकर के सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, या कम इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आपको उसी हिसाब से उस चैप्टर के ऊपर अपना फोकस बना के रखना पड़ेगा। तीसरा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चौथी चीज़ है, हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखने वाले हैं, कि तमाम तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। राइट? तो आइए, सबसे पहले मैं आपको क्या क्या है चैप्टर में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें यूनिट्स, डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी है, यानी पूरा मेजरमेंट का टॉपिक है इसके अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर भी है और साथ में इंस्ट्रूमेंट भी है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर मौजूद है भाई और बहनों। आइए इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। मैंने 4 हिस्से में लिखा है, यूनिट्स, डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और इंस्ट्रूमेंट्स। ये 4 मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। एकदम बिल्कुल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए, मतलब एकदम आप अपने दिमाग में हर चीज की स्ट्रेटजी को फिट करिए, समझेंगे तो फिट हो जाएगी। अगर 2016 में देखेंगे तो डायमेंशन से खाली एक क्वेश्चन आया था। 2017, ये 5 साल का मैंने लिया है, 2017 में देखेंगे तो फिर एक क्वेश्चन डायमेंशन से ही आया। 2018 में एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से आया, और 2019 में एक क्वेश्चन यूनिट से आया और एक क्वेश्चन एरर से आया, और 2020 में यूनिट्स को छोड़ करके बाकी सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया, यानी 3 क्वेश्चन आए। यानी अगर आप देखा जाए तो कम से कम इसमें एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। लास्ट ईयर का पेपर आसान था एज कंपेयर टू पुराने पेपर्स, तो यहाँ पर यूनिट्स वाले, डायमेंशन एरर वाले चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन बन गया। ठीक है? तो आई होप आप इस जो आपके सामने एनालिटिक्स पड़ी हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इतना बोलूँगा कि भाई और बहनों, कम इफर्ट में अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो ये चैप्टर उसमें काम करेगा। कम इफर्ट में ज़्यादा नंबर, बहुत कम इफर्ट आपको करना है और आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाला है। राइट? तो आइए, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ने वाली। हर चैप्टर को जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, जब भी आगे के चैप्टर से, उसको याद रखिएगा कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं पूरे चैप्टर को 10 पॉइंट में बांट दूंगा और 10 पॉइंट के अंतर्गत ही उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कराऊंगा। साथ ही साथ जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी 2020 तक, 2016-15 से लेकर के 2020 तक सारे क्वेश्चंस लगभग करवाऊंगा मैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा आए हुए क्वेश्चंस में से। और साथ में मैंने आपको बताया 45 क्वेश्चन की एक शीट मिलेगी जो आपको घर पे सॉल्व करनी है फॉर द प्रैक्टिस। ठीक? आप साथ साथ चलेंगे तो आपको मजा आएगा। इसमें क्या क्या होने वाला है वो देख लीजिए। सबसे पहले यूनिट, डायमेंशन, यूनिट्स और यूनिट्स को फाइंड करना सीखेंगे हम। यूनिट्स क्या होती हैं और उसको फाइंड करना सीखेंगे। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन को फाइंड करना सीखेंगे। डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का प्रोपेगेशन पे बात करेंगे। एरर और उसके टाइप के बारे में बात करेंगे।
प्रोपेगेशन ऑफ एरर पे बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के बारे में बात करें। तो ये 10 पॉइंट है जिसपे एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा को समझाते हैं, राइट। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं भाई और बहनों, यूनिट्स एंड टू फाइंड यूनिट्स, ठीक। देखिए, तो अब ये अपने को समझना है कि यूनिट्स क्या होती हैं और हम फाइंड कैसे करते हैं यूनिट को, राइट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप लिखते हैं भाई और बहनों, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है तो लिखने का तरीका होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, स्मॉल n। और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट का। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए आप जिस रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हो विद द न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। क्लियर? उसी को हम क्या कहेंगे? यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला करके ये कहलाता है मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण हिंदी में कहते हैं, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक बात है। अब आपने पढ़ रखा होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। क्लियर? फंडामेंटल कौन है? जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जिसको बताने के लिए, समझाने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम के मुताबिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप जानते हैं सबके नाम, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। और इन सब की यूनिट भी निर्धारित है। कौन सी है? मास की केजी है, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेकंड है, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और अमाउंट ऑफ मैटर की मोल। इन 7 के अलावा जो बच गई वो सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई भाई और बहनों। सिंपल सी बात है, इन 7 के अलावा बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब जो यूनिट्स होंगी उसकी भी 2 कैटेगरी बन गई, यूनिट्स के भी 2 कैटेगरी बन गई। एक कैटेगरी है फंडामेंटल यूनिट और दूसरी कैटेगरी है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। ठीक बात है। जाहिर सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट है उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे और ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ दिया गया कि भाई आपको एक चीज बतानी है, एक क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, जस्ट इतना बहुत आसान है, ये आप 9th-10th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे होंगे, 9th-10th में भी रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज तो मैंने नहीं बताई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? वर्क, टॉर्क, फोर्स और केजी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, जल्दी से मन में सोच लीजिएगा, कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? जाहिर सी बात है, जो इस लिस्ट में मौजूद होगी भाई और बहनों, जो इस लिस्ट में मौजूद होगी वही फंडामेंटल होगी, हाँ या ना? तो इसमें से जवाब कौन सा आ रहा है? जवाब है कोई नहीं, जवाब है कोई नहीं, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो फंडामेंटल दिख रहा है, भैया ये क्वांटिटी नहीं है, यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, यूनिट है। आपसे पूछा गया फंडामेंटल क्वांटिटी, तो भाई ये तो क्वांटिटी है लेकिन ये फंडामेंटल नहीं, ये क्वांटिटी है पर फंडामेंटल नहीं, क्वांटिटी है पर फंडामेंटल नहीं, ये यूनिट है, फंडामेंटल तो है लेकिन क्वांटिटी नहीं है,
यूनिट है। और आपसे पूछा गया फंडामेंटल क्वांटिटी, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी सी जानकारी से थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ज़्यादा ये नहीं है, तो ध्यान देंगे तो हो जाएगा। आपके दिमाग के साथ खेल लिया जाता है, राइट? तो यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिट्स क्या है और कितने तरह की होती है। अब दूसरा सवाल उठता है कि आप यूनिट्स को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है? आप यूनिट्स को फाइंड कैसे करते हैं? हाउ टू फाइंड द यूनिट्स? क्लियर? सिंपल है। यूनिट्स को फाइंड कैसे करते हैं? तो यूनिट्स को फाइंड करने का तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूं भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए, यूनिट को फाइंड करने के लिए आपको कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैप्टर में देखेंगे तो तमाम क्वांटिटीज मिलेंगी जिसकी यूनिट्स आपको मिलेगी, है ना? जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि भाई थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो आपको यहां पर यूनिट फाइंड करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर में अलग अलग क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, क्लियर है? और उन क्वांटिटीज की यूनिट जो होगी वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे पूछा जाए थर्मल कंडक्टिविटी की क्या यूनिट है। अगर कभी किसी की यूनिट आपको याद ना हो, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट याद नहीं है मान लीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला पता होगा, आप फट से यूनिट बता दोगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर में के ए डेल्टा थीटा बाई में एल, जहां पर के थर्मल कंडक्टिविटी है। आइए इसको हम लोग कैलकुलेट मतलब फाइंड करते हैं कि भाई क्या वैल्यू आने चाहिए। चलो, डेल्टा एच हीट जूल में होती है, जूल बाई में सेकेंड, ठीक? यहां पर के का हमको निकालना है, ऊपर मीटर स्क्वायर आएगा भाई और बहनों, और यहां पर इसको स्मॉल के कर लो, है ना? थर्मल कंडक्टिविटी को स्मॉल के कर दो। यहां केल्विन का के आएगा, बाई में मीटर आ जाएगा, तो मीटर से मीटर उड़ा दिया। जूल पर सेकेंड को हम वाट कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? वाट कहते हैं। वाट बराबर आ गया स्मॉल के इंटू में मीटर इंटू में केल्विन, यहां से स्मॉल के की वैल्यू आ गई वाट पर मीटर और केल्विन। समझ में आ गया आपके? ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहां पर करा दिया, राइट? देख लीजिए, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने एक वो ले लिया है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? नीट 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक? समझ में आ रहा है? अब जैसे देखो यहां पर भी एक क्वेश्चन और है आपके सामने में, कहता है द डैम्पिंग फोर्स ऑन अ ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। भाई आपसे सवाल क्या कर रहा है कि जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहां पर जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो गणित कहती है कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है, तो सिंपल है, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये उधर चला जाएगा तो के की यूनिट आ जाएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर। क्या ऑप्शन इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है? देखो, नहीं, यहां किलोग्राम मीटर के बारे में बात किया हुआ है। इसका मतलब अब हमको इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूटन क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो लिखा जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ऊपर सेकंड अपनी जगह रहेगा, नीचे मीटर अपनी जगह रहेगा। सेकंड से एक सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, तो बचा क्या? किलोग्राम पर सेकंड। कुछ बचा क्या? किलोग्राम पर सेकंड, ठीक? तो यहां पर किलोग्राम पर सेकंड वाला ऑप्शन सेट आएगा, ठीक? अब जैसे यहां पर आपसे सवाल कर रहा है
द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसकी यूनिट बताइए। अरे भाई परमिटिविटी की यूनिट कैसे निकालोगे, वो भी निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है? पढ़ा या नहीं पढ़ा है? ठीक है, निश्चित तौर से पढ़ा होगा। जब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है भाई और बहनों, तो इस फॉर्मूले से हम एप्सिलॉन नॉट क्या लिखेंगे बताओ? 1/4 पाई Q1 Q2 बाई में FR स्क्वायर। इनका कोई यूनिट होगा नहीं, इसका होगा कूलॉम का स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर बाई में न्यूटन और मीटर का स्क्वायर। ठीक बात है, कूलॉम स्क्वायर बाई में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर कोई ऑप्शन है तो वो आंसर बन जाएगा, देख लीजिए कहीं है कूलॉम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया आपके? कोई दिक्कत नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। तो आपके समझ में आया, आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ जब भी सवाल पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, फला क्या होती है, तो आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को याद होना। अब जैसे कुछ लोग को क्या है कि फॉर्मूला ही नहीं याद है, अब उनको लगता है उन्हें यूनिट डायमेंशन एरर वाला चैप्टर नहीं आता है। अरे यूनिट वाला चैप्टर थोड़ी नहीं आ रहा है, वो फार्मूला नहीं आ रहा है जो आपने पढ़ा। जैसे आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला यूनिट बताइए, किसकी? ईटा का। मान लीजिए मैंने नया एक फॉर्मूला पूछ दिया, ईटा का बताइए। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आप कैसे करोगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लेकर के कई एक फॉर्मूला है। चलो एक फॉर्मूला यूज करते हैं स्टोक लॉ का, 6 पाई R ईटा V, 6 पाई R ईटा V। तो यहां से ईटा क्या हो जाएगा? F बाई में 6 पाई RV। F क्या होता है जी? न्यूटन। ठीक है, और 6 पाई का तो कुछ होता नहीं है, R हुआ मीटर और ये हुआ मीटर प्रति सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब किसी पूछने वाले ने केजी के फॉर्म में पूछा तो आप उसको केजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो क्या हम लोग पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं? यूनिट्स और टू फाइंड द यूनिट्स क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सिंपल है डायमेंशन, कोई बड़ी बात नहीं है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे और डायमेंशन क्या चीज होती है फिर फाइंड करना। देखिए डायमेंशंस क्या है, जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल की भाषा में आप लिख दें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, आप उसको फंडामेंटल की भाषा में लिख दीजिए। वो ड्राइव्ड हो सकती है। तो जैसे मान लीजिए आपने वर्क को लिखा या आपने जूल को लिखा, जूल ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव्ड यूनिट है। अरे यूनिट को लिखो चाहे क्वांटिटी को लिखो, बात एक ही है। तो जब आप इसको यूनिट को लिखोगे तो क्या आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जब किसी को भी आप फंडामेंटल यूनिट की भाषा में लिख देते हो तो जो पावर लगाते हो, दैट पावर इज कॉल्ड एज डायमेंशन। जैसे यहां केजी पे कितनी पावर है? 1, तो इसका मतलब वहां मास का डायमेंशन 1 हो गया। मीटर पे कितनी पावर है? 2, यानी लेंथ का डायमेंशन 2 हो गया। और टाइम पे कितनी पावर है? -2, यानी कि टाइम का डायमेंशन -2 हो गया। समझ में आ गया आपके? क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो आप जब भी किसी क्वांटिटी को इस भाषा में लिख देते हो तो जो पावर चढ़ाते हो, दैट पावर इज कॉल्ड एज डायमेंशन। राइट। अभी हमारा दूसरा सवाल है कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। फिर वही बात है, डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे यूनिट फाइंड करने के लिए आपको मेन फॉर्मूला पता था, वैसे डायमेंशन फाइंड करने के लिए मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ
ऐसा नहीं कि आपको इसी टॉपिक का है, इसमें कई टॉपिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई टॉपिक, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके में डायमेंशन कैसे निकाले। अब जैसे मैंने पूछ दिया स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, कह रही भाई साहब स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन, हाँ डायमेंशन बताओ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताओ। अरे बाप रे बाप, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो आपको किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना है तो आपको मेन फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर मेन फॉर्मूला नहीं पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना असंभव सा है। समझ में आ रहा है? और अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है तो चाहे कोई भी दे दे उसका आप डायमेंशन निकाल लोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था स्टीफन कांस्टेंट का। अब ये पूरी एक कहानी है जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी ये है स्टीफन कांस्टेंट के लिए कि कोई बॉडी है, वो हीट अगर हाई टेम्परेचर पे रखी है तो हीट को रेडिएट करती है। जो एनर्जी पर सेकेंड यानी रेडिएशन पावर जो वो एमिट करती है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एप्सिलॉन ए और टी की पावर 4। सिग्मा एप्सिलॉन ए और टी की पावर 4। सिग्मा ही स्टीफन कांस्टेंट है, राइट? सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है। ये कहलाता है इमिसिविटी, ये है एरिया और ये है टेम्परेचर। अगर मुझे सिग्मा का डायमेंशन निकालना है दैट विल बी रेडिएंट पावर, जो निकला एप्सिलॉन ए टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर पावर का होता है वाट या यूनिट, मैंने बता रहा हूं। आपको डायमेंशन अगर लिखना है तो पावर की डायमेंशन क्या होगी? mL2T-3। यह आपको पता होना चाहिए, mL2T-3। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर वर्क अपॉन टाइम करना ही आएगा। एप्सिलॉन की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एरिया की डायमेंशन होती है L2 और ये टेम्परेचर है, इसको T के बजाय थीटा लिख दो, ज्यादा सही है। टेम्परेचर केल्विन में लिखा जाता है K की पावर 4। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा MT-3 और K-4। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। समझ में आ गया आपके? स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हमने निकाला। ठीक, राइट? आप सभी के पास में मॉड्यूल होगा। जिसके पास भी मॉड्यूल नहीं है वो टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकता है, अपने ग्रुप में प्राप्त कर सकता है, नहीं तो जो लैम्पलाइटर का व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पे रिक्वेस्ट डाल करके भी प्राप्त कर सकता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस मॉड्यूल के अंदर आपको तमाम डायमेंशन फॉर्मूला दिए गए हैं। ये देखिए, वेलोसिटी, फोर्स, इंपल्स, टॉर्क, प्रेशर, सबका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला गया है। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेन फॉर्मूला याद नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला आप कभी नहीं निकाल पाओगे। जैसे बल्क मॉडुलस का बोला गया वो पता होना चाहिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कैपेसिटी पता होना चाहिए, लेटेंट हीट पता होना चाहिए। लेटेंट हीट का पता होना, लेटेंट हीट एल को कहते हैं, Q बराबर ml फॉर्मूला होता है, वहां से आपका Q/m आ जाता है। सरफेस टेंशन का होना चाहिए पता, एंगुलर मोमेंटम का, भाई एंगुलर मोमेंटम का निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का निकालना फॉर्मूला क्या होता है? MVR उठा कर, या I ओमेगा उठा के रख दिया हमने फॉर्मूला। सिंपल सी चीज है। अगर यहां के केस में आपको किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है भाई और बहनों तो उसका मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपके मॉड्यूल में जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है आप मिनिमम आप उसे रटे रहिए, उसे याद रखिए, बहुत जरूरी है। कुछ जगहों पर डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक पूछा था ना 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा ये देखिए। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का तरीका ये होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का, कि आप बैठ करके पहले μ0 का निकाले, एप्सिलॉन नॉट का निकाले, मल्टीप्लाई करें। या एक तरीका यह है भाई और बहनों कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा, और जब आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा तो उसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फॉर्मूला आया था।
यानी इसका फॉर्मूला वही आएगा जो वेलोसिटी का आएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 हो गया, LT माइनस 1 से कहानी बन गई। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी। ठीक है, क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी। तो आपको ये समझे रखना है कि आपको कोई भी, जैसे मान लो QV का पूछ दे, CV का, किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला आपको पूछ दे, आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो ये भी एक क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है, डायमेंशन फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बारे में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, मॉडर्न में भी मैंने बताया आपको कि ये होता क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर आपने एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला रखा, नीचे वॉल्यूम का रखा, अपने आप आ गया। समझ में आ रहा है आपके? सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है भाई और बहनों इसमें, देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी एल्सवेयर। ठीक बात है, तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर? तो यहां पर भाई और बहनों डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी का आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं आए हुए क्वेश्चंस कैसे थे और हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो देखते हैं। ये देखिए, जैसे पूछ रहा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब भैया स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला तो आप तभी बता सकते हो जब स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हो। स्ट्रेस बराबर होता है भाई और बहनों फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताओ, mlt माइनस 2, और एरिया का क्या होता है L2। ये ऊपर जाएगा, बन जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। सिंपल है, कोई दर्द नहीं। 2020 का क्वेश्चन है ये, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। समझ आ रहा है? 2020 का क्वेश्चन है, क्लियर? ऑल राइट। तो आपको अगर कभी भी फॉर्मूला निकालना है तो सिंपल सी बात यह है भाई और बहनों, आपको ध्यान यह देना होगा कि आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेन फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं एट एनी कॉस्ट। राइट? राइट। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का बताया था, 2010 में पूछा गया था, और 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट ये है, उसका डायमेंशन c के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। एक सवाल यहां पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन है फलाना, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये दे रहा है कि अलग अलग वैल्यू दे रहा है एबीसी की। किसकी वैल्यू दे रहा है? एबीसी की वैल्यू दे रहा है, और एबीसी की वैल्यू दे करके बोल रहा है कि अगर हम इसमें रखें, जैसे मान लीजिए इसको देखो, m की पावर a अगर हम इसे मानेंगे तो 1, l की पावर b यानी 0, t की पावर c यानी -1। क्या mt -1 वेलोसिटी का होता है? नहीं। आओ एक्सेलरेशन में चेक करते हैं। एक्सेलरेशन में क्या हो गया, m की पावर 1 इसके हिसाब से, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो क्या ये एक्सेलरेशन का होता है? नहीं, ये भी गलत है। फोर्स का देखो, या इसका देखो, प्रेशर का देख लेते हैं सीधे। यहां पर देखो, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। हाँ भैया, ये प्रेशर का ही होता है। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला है उनको रटना पड़ेगा, उसको जबानी याद होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हो, वरना निकाल तो लोगे लेकिन निकालने में टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपको याद होना चाहिए, वरना फिर आप प्रेशर का बैठ के निकालो, मैच कराओ। ठीक, तो यहां पर यह चीज बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। किसका डायमेंशन सेम होता है? अब आपको सबका डायमेंशन पता होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं किसका किसका सेम। देखिए, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी बाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना होता है L3,
तो ये आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। इसका ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 0 आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। हाँ, यंग मॉडुलस का अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन यही आता है। तो 1 और 4 का डायमेंशन सेम है। फिर वही बात है, अगर यहां पर आपको डायमेंशन फॉर्मूला जबानी याद है तो क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे, नहीं याद है तो मुश्किल आएगी। ठीक बात है। और याद करने का तरीका कुछ खास नहीं है, कई बार अगर आप फॉर्मूला को देख लोगे तो याद ही हो जाएगा। बेसिक तो याद ही होना चाहिए, यंग मॉडुलस ये सब। अब बहुत टफ वाले नहीं याद होना चाहिए, उससे कोई वो नहीं। नेक्स्ट कहता है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एंड करंट। अब ये एक नई बात कह दी, करंट के टर्म में बताना भैया। आम हम लोग भाषा में जब पढ़ाई करते हैं तो करंट नहीं होता है, चलो करंट ए होता है या करंट आई है, मतलब करंट आई नहीं होता, करंट ए होता, तो ये आई बोल दिया, कोई बात नहीं, उससे क्या लेना देना। तो आर बराबर होता क्या है, वी बाई आई। अब आपको याद नहीं है आर का, मैं बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा। आर बराबर वी बाई आई, ओम्स लॉ। वी क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू आई, और डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू क्या होता है आई टी, तो आई स्क्वायर इंटू में टी। अब यहां पर इसको आगे बढ़ाओ, क्या आएगा बताओ, W का आता है ml2 t माइनस 2, आई स्क्वायर का आई स्क्वायर ही रहने दो और t का t रहने दो, तो ये क्या बन जाएगा जरा सोच के देखो, ml2 t माइनस 3 और i माइनस 2, ml2 t माइनस 3 i माइनस 2। बात समझ में आ गई आपके। तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना इज नॉट बिग डील। ठीक, समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, अब एक सवाल है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। देखो मेरी बात समझो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन किसके बराबर होता है। देखिए, अगर आपके सामने इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको फटाक से सॉल्व भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसको विधिवत, जैसे आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, तो अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पढ़ोगे तो वो आता है ml2 t माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन वाले फॉर्मूले में, E बराबर h न्यू, तो ये आएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आता है जरा बताओ, mr स्क्वायर होता है तो ml2 आ जाएगा, mr स्क्वायर होता है तो l2 आ जाएगा, m कैंसिल, l2 कैंसिल, किसके बराबर आ गया, t माइनस 1। अब t माइनस 1 किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, आंसर हो गया, सिंपल है। t माइनस किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। तो कॉमन सेंस है भाई और बहनों, यहाँ पर वेरी वेरी कॉमन सेंस। ठीक है, आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। पूछता है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अरे भैया बहुत आसान है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, याद होगा आपको फॉर्मूला, फोर्स बराबर में क्या, कैपिटल जी m1 m2 बाई में r स्क्वायर। आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का पूछ रहा है तो कैपिटल जी बराबर में क्या हो जाएगा जरा बताओ, fr स्क्वायर बाई में m1 m2, बस निकाल लो। f का क्या होता है mlt माइनस 2 और r स्क्वायर का मतलब l2, और नीचे आ जाएगा m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दिस इज द, कौन सा आ गया, m माइनस 1 l3 t माइनस 2, ये लो। तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला जब निकालने की बात आपसे आएगी भाई और बहनों, तो वहां पर आपको मेन फॉर्मूला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, जैसे एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस और फोर्स, टेंशन, वर्क, एनर्जी, हीट, इन सब का पूरा आपके मॉड्यूल में एक जगह जोड़ा लिखा हुआ है। वो जोड़े आपको याद होंगे
तो आपके लिए एक सर्टेन वैरायटी का क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। ये जोड़े सब देखिए लिखे हुए हैं जिनका डायमेंशन सेम है, ये पूरा एक चार्ट बना हुआ है, तो आप इस चार्ट को याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा भाई और बहनों। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर एक बात और पढ़ ली। कौन सी बात? देखो हम लोगों ने पहली बात यह समाप्त कर ली, दूसरी बात यह समाप्त कर, सॉरी ये बात समाप्त कर ली, दूसरी बात यह समाप्त कर ली, राइट। अब तीसरी बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आखिर हमारे जिंदगी में डायमेंशन एनालिसिस का रोल क्या है, यूज क्या है। ठीक है, तो यूज को हम जा रहे हैं निकालने। ठीक, यूज करने जा रहे हैं, यूज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान बात करने जा रहे हैं। क्या यूज है? 4 यूज है, हालांकि वैसे तो 2 ही है, लेकिन चलो राइट। पहला यूज क्या है? पहला यूज है कि किसी एक क्वांटिटी को एक सिस्टम से, सिस्टम मान लीजिए 1 है, वहां से सिस्टम 2 में लेकर के जाना, पहला। दूसरा, चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस चेक करना कि कोई क्वांटिटी सही है या गलत है। और तीसरा ही मैं बोलता हूं इसको, है ना, ये 4 ना लिख करके आप 4 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। आपको कुछ क्वांटिटी दे दी जाए, उनके बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करेंगे वो। तो रिलेशन स्टैब्लिश करने में मैंने कहा कि 2 बातें होंगी। पहला, आप ओनली रिलेशन स्टैब्लिश कर सकेंगे, क्वांटिटी के बीच में रिलेशन स्टैब्लिशमेंट कर सकेंगे। और चौथा, एक नया सिस्टम बनाएंगे आप, न्यू सिस्टम। मैं समझाऊंगा अभी इन दोनों का मतलब, तो आपको क्लियर और ज्यादा हो जाएगा। कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो कई क्वांटिटी पर निर्भर कर रही है, तो आपस में क्या रिलेशन है उसको स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, राइट। करेक्टनेस चेक करना और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। देखिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपको जाना है तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशंस को कन्वर्ट कर सकेंगे। भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है NU, वो कांस्टेंट होता है। 5 kg बराबर 5000 ग्राम, मैग्नीट्यूड 5000 ग्राम और 5 kg दोनों बराबर है, लेकिन एक जगह 5 लिखा है, एक जगह 5000 लिखा है, एक जगह kg लिखा है, एक जगह ग्राम लिखा है। तो किसी 2 सिस्टम में अगर देखा जाए तो N1U1 बराबर में N2U2 होता है। अगर मैं यूनिट को डायमेंशन की भाषा में यूज करूं तो मैं यूज कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, N2 बराबर N1 इंटू में U1 बाई U2। तो U1 बाई U2 की जगह मैं डायमेंशन ले रहा हूं। मान लीजिए पहले में मास की यूनिट M1 है और दूसरे में मास की यूनिट M2 है, उसकी पावर A। पहले में लेंथ की यूनिट L1 है, दूसरे में L2 है, पावर B, और T1 T2 की पावर C। ठीक, इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके? आप कोई भी एक सिस्टम उठाइए, मास की यूनिट लीजिए, लेंथ की यूनिट लीजिए, टाइम की यूनिट लीजिए और उस क्वांटिटी की वैल्यू को देखिए। ठीक, और आप दूसरे में देखिए और कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहीं पर एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप समझ लेंगे कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिए फट से। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, इसको कन्वर्ट करिए एक नए सिस्टम में जहां मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है डेंसिटी। तो देखो, अपने को यहां न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 5, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। चलो शुरू हो जाओ। न्यूमेरिकल वैल्यू, अच्छा, इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, डायमेंशन डेंसिटी का पता होना चाहिए, ताकि आप ये पावर्स जान सकें। ठीक,
तो डायमेंशन, डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताओ? मास बाई में वॉल्यूम, ml-3। तो A की जगह 1 है और B की जगह -3। A की जगह 1 है और B की जगह -3 उठा के रख देते हैं। N2 अपने को निकालना है जी। N1 है 5, ठीक। M1 बाई M2, इसमें मास कितना है? ग्राम यूनिट है और यहां किलोग्राम यूनिट है। पावर A की जगह क्या हो गया? 1। और यहां लेंथ यूनिट सेंटीमीटर में जा रही है और यहां मीटर जा रही है और यहां पावर -3 जा रहा है। चलो, चाहे केजी को मीटर में बदल दो, केजी को ग्राम में बदल दो या ग्राम को केजी में बदल दो, बात एक ही है। तो आप ग्राम को केजी में ही बदल दो, ठीक। केजी कट गया। सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 लगा दो और नीचे मीटर लगा दो, यहां पावर -3 हो जाए, कैंसिल हो गया, राइट। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा सोच के देखो, 5 × 10 की पावर -3 और यहां क्या हो जाएगा बताओ? मल्टीप्लाई हो जाता है 6। ये आओगे तो ये अल्टीमेटली आएगा 5 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल पाए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो 0% इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है, ना के बराबर आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, ना के बराबर क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यूजुअली आपको दिखेगा ही नहीं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे कि आपको कहीं देखने को मिल जाए, हाँ नीट में सब सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल बहुत मतलब ना के बराबर ही है, कहीं कहीं इक्का दुक्का मिल जाएगा, इसमें तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आप जान जाओ कि ये यूज है। दूसरा है करेक्टनेस को चेक करना। करेक्टनेस चेक करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया, T बराबर में 1/2L, ये फ्रीक्वेंसी बराबर √T/μ। T जहां पर टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, और मैं आपसे कहूं कि क्या ये डायमेंशनली सही है, तो आपको डायमेंशनल, अगर आप करेक्टनेस चेक करना चाहते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डायमेंशनली सही है कि नहीं सही है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में कौन है जी? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? T-1। RHS में कौन है? 1/2L √T/μ। चलो जी, सबको उठा के रख दो, 1/L होगा। टेंशन का क्या आता है? mL/T-2, टेंशन फोर्स के बराबर आता है, और ये मास पर यूनिट लेंथ है। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? mL-1। लो जी, ये ऊपर जाएगा, अंडर लेना, सन्नाटे में लेना, आएगा L/T-1। L कैंसिल हो गया, T-1 आया। LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब फार्मूला सही लिखा है, इसका मतलब फार्मूला सही लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर, ठीक। चलो, तो भाई और बहनों, ये दो एप्लीकेशन है जो कि बहुत आसान से थे, जिसके ऊपर मैंने चर्चा किया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रिलेशन एमंग द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के एमंग रिलेशन कैसे निकालते हैं, वहां पर भी हमको क्या करना पड़ता है, उसको मैं एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है इसको सीखने का कि हम एग्जाम्पल से समझें। जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल, ये हालांकि कई सवाल हैं, लेकिन जो सवाल ऐसे पूछा जा रहा है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे कोई रिलेशन, कोई भी रिलेशन को देख सकते हो। चलो ये रिलेशन ही देख लेते। कहता है द फोर्स, वेलोसिटी एंड मास आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास आर। यानी मास को FVT की भाषा में लिखना है, डायमेंशंस ऑफ मास आर। 2011 का एक क्वेश्चन है, वो भी मैं कराता हूं। FVT, चलो
मास को लिखना है किसकी भाषा में, बोलो, एफ वी टी की भाषा में। तो अगर आपको मास को एफ वी टी की भाषा में लिखना है तो यहां पावर लगा दीजिए ए बी सी अपनी जेब से, ये तरीका है, ठीक। अब हम इधर मास का डायमेंशन लिखेंगे m1 L0 T0, ठीक है। और यहां फोर्स का हम लिखेंगे क्या, mLT -2 की पावर a, और यहां LT -1 की पावर b और t की पावर c। समझ में आ गया, फोर्स वेलोसिटी और टाइम, फोर्स वेलोसिटी और टाइम ही तो है, कोई और तो नहीं। फोर्स वेलोसिटी और टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो अब यहां पर भाई और बहनों हमको क्या करना है, m की पावर क्या बन जाएगी a, l की पावर a प्लस b और t की पावर -2a -b प्लस c, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहां पर पावर क्या है, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। a बराबर में 1 है, a प्लस b बराबर में 0 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -1, -2a प्लस c बराबर में 0 है, तो -2a का मतलब 1, माइनस b का मतलब +1 हो गया, प्लस c बराबर में 0, दो में से एक गया एक, c बराबर में आ गया 1। अरे -1 माइनस प्लस आएगा, ठीक। इसका मतलब अगर आप मास को एफवीटी की भाषा में लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, f की पावर a था, a का मतलब 1, v की पावर b कितना है -1, और t की पावर c यानी 1, ठीक। तो यहां पर आपका फॉर्मूला बन के तैयार होगा, f की पावर 1, v की पावर -1 और t की पावर 1, f की पावर 1, v की पावर -1 और t की पावर 1, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको यह भी लगेगा कि भाई अगर मान लीजिए हमको इस तरीके से रिलेशन निकालने के लिए कहा जाए तो हम ये कहां तक इक्वेशन बनाएंगे, कहां तक इसको सॉल्व करेंगे। और मान लो इक्वेशन ऐसी बन गई जो सॉल्व होने में ही दिक्कत कर रही है, तो फंस नहीं गए। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं। एक तरीका यह है कि भैया मास को लिखना है इनकी भाषा में, तो इन चारों को चेक कर लो, जिसका डायमेंशन मास के बराबर है वो आंसर हो जाएगा। जिसका भी डायमेंशन, भाई जैसे मान लीजिए आप इसी को चेक करो, v-1t, आओ चेक करते हैं, ये भी चेक हो जाएगा कि अपना क्वेश्चन कैसा है। चलो इसको चेक करो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ठीक, वेलोसिटी का और t का t। चलो इसको ओपन करो, l-1 t1 हो गया, इंटू में t हुआ, तो t2 चला गया और l भी चला गया, बचा कौन खाली, m, और m के बराबर ही आना चाहिए था। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने एक एप्लीकेशन बताया था कन्वर्जन वाला, उस पर एक क्वेश्चन ये दिख गया मुझे, उस टाइम मिस हो गया था, ये है दिख गया, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, अभी मैं सारे क्वेश्चन लाइन से कराऊंगा। क्लियर हो गया आपको? तो कहने का मतलब कभी भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, एक तो इक्वेशन बनाओगे या तो करोगे। आइए क्वेश्चन शुरुआत से लगाते हैं ताकि और आपको आइडिया मिले। हाँ, यहां से कहता है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन विस्कस फोर्स इज फलाना ढिमकाना, राइट। आपसे सवाल करते हैं कि वेयर ईटा इज कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ईटा। ईटा का डायमेंशन पूछ रहा है भैया, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर होगा, बराबर कर दो आपका काम हो जाएगा। देख लो, इस वाले को देख लो एक बार। एफ का क्या होता है, mL-T-2, ईटा का चाहिए। एरिया का क्या होता है, L2। चेंज इन वेलोसिटी का वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, L-T-1, और z दूरी है तो L कैंसिल, ठीक। ईटा क्या हो जाएगा सोच के देखो, m अपनी जगह रहेगा, L2 नीचे जाके ऊपर जाएगा, क्या जाएगा L-1, और T-1 नीचे जाके ऊपर जाएगा T-1। ये लो,
ml -1 t -1। ठीक, चलो आओ एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, 2017 में पूछा गया है। आपसे सवाल कर रहा है कि इसमें से कौन सा 3 क्वांटिटी इन्होंने दे रखी है। 3 क्वांटिटी कौन कौन सी दे रखी है? CgE² 4πε0। अब पूछ रहा है कि इनमें से जहां पर सबका वैल्यू दे रखा है कौन क्या है, पूछ रहा है कि अगर हम चाहते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी लेंथ को इनकी भाषा में लिखना चाहते हैं, तो अब या तो इसको सॉल्व करो या तो इसमें से चेक कर लो किसका लेंथ के बराबर है। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम खर्च होगा, ये बात तो श्योर। तो या तो आप इसे सॉल्व कर लो या तो आप इनका क्या करो कि सीधे सीधे चेक कर लो कि क्या होगा आंसर। राइट, अब सॉल्व करने का क्या तरीका वो देख लो। पहला क्वांटिटी कौन है? C है, G है, और तीसरा कौन है? E² / 4πε0। चलो, पहला है C, दूसरा है G, और तीसरा है E² / 4πε0। इसको कुछ हम लोग बोल दें क्या? कोई क्वांटिटी बोल दें क्या? अपने सुविधा के लिए कुछ बोल सकते हैं ताकि आसान हो जाए। इसको मैं कुछ बोल देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं x। ठीक, अच्छा रहेगा। x बराबर क्या हो गया? E² में 4πε0। और आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेंथ को लिखना है किसकी भाषा में? C की पावर a या C की पावर, ये x मत बोलो इसको, इसको कुछ और बोल दो ना, इसको बोल दो आप अपना कैपिटल A बोल दो, सबसे अच्छा। हाँ, C की पावर x, G की पावर y और कैपिटल A की पावर z। अब आप इसको फिर से वही करोगे, वही कहना कहोगे, क्या करोगे? m0 L t0 लेंथ। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या हो जाएगा जरा जल्दी से बता दो? LT -1 की पावर x। कैपिटल G का फॉर्मूला क्या होता है? m-1 L3t-2 की पावर y बोलो। और a, अरे भैया ये a है, इसका क्या आएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। कैसे? कोलंबियन फोर्स बराबर क्या होता था? 1/4πε0 q1 q2 यानी q² में r²। तो q² / 4πε0 दैट इज इक्वल टू fr² होगा कि नहीं होगा? तो इसका fr² के बराबर आएगा a का। a का किसके बराबर आ जाएगा? fr² का। f का क्या होता है? mLt-2 और r² यानी L2। तो ये कितना आ गया? mL3t-2। उठा करके यहां रख दीजिए, mL3t-2 की पावर z। सॉल्व कर लीजिए, आप x y z का आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इक्वेशन बनेगी और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब जो लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, इसका मतलब बिल्कुल बेसिक 8th क्लास की मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, क्लियर? और कोई तरीका नहीं है। या तो फिर अगर आप इससे बचना चाहते हो तो मैं बार बार वही आपको सिखा दिया मैंने। क्या करना है? हर एक का निकालना है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक, राइट, आगे बढ़ते हैं जी। कहता है प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी SCG आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर पूछ रहा है जी। बहुत आसान है, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। डायमेंशन ऑफ लेंथ, चलो डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर करना है ना, तो लेंथ बराबर में HCG, पावर लगा दो XYZ। सॉल्व करो इसको। m0 L1 t0, h की वैल्यू बता दो mL2 t-1 की पावर x, LT-1 की पावर y, और g क्या है? m-1 L3 t-2 की पावर z। पता है कि नहीं पता है? जल्दी बताओ। अरे बोलो बोलो बोलो, पता होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। क्या हो जाएगा बता दो? m की पावर x माइनस z। सही जा रहे हैं? l की पावर देखो 2x प्लस y प्लस 3z। ठीक है,
और t की पावर क्या बन जाएगा, -x -y -2z। ठीक, ये बन गया m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। तो अगर देखा जाए तो क्या आया, x - z बराबर में 0, 2x प्लस y प्लस 3z बराबर में 1, -x -y -2z बराबर में 0। सॉल्व करना है इसको, 3 इक्वेशन 3 अननोन, सबको जोड़ दीजिए। अरे भैया z उड़ गया और y भी उड़ गया, 2x 3x में से x गया, 2x बचा, 2x बराबर 1, जोड़ दिया सबको मैंने, देखो -z 3z और ये -2z, ये उड़ गया, y वाला प्लस माइनस और ये, तो x बराबर कितना आ गया, हाफ, कोई दर्द नहीं है। z निकाल लो, अगर x हाफ है तो z बराबर भी हाफ आ गया, z को इधर ले जाओ, x और z मिल गया तो y नहीं निकाल सकते, इसी से पूछ लो। देखो 2x कितना है, y निकालना है, x कितना है, z कितना है, 3/2 प्लस में 1 कितना आ गया, 5/2, 5/2 इधर जाएगा तो y -5/2, यानी यहां से लेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया, h की पावर हाफ, c की पावर 5/2 और g की पावर z यानी फिर से हाफ। तो ये सब अंडर रूट में लोगे, आ जाएगा अंडर रूट में h c की, सॉरी सही आया है कि नहीं आया, कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने। x बराबर क्या आ गया, देखिए 2x, x 3x में से x गया 2x और ये कैंसिल हो गया 1, ठीक है। x - z है, x - z का मतलब ये भी हाफ आया, ठीक है। x - z का मतलब ये हाफ आया, ठीक। और यहां पर -5/2, ये मैंने पहले 5 सॉरी 5 माइनस, तो इसको जिस भाषा में लिखा है देख लो एक बार, मतलब ये देखो भैया इस भाषा में लिखा है ना, देखो इसमें क्या किया, c को नीचे 5/2 रहने दिया और भाई देख लो, जिस तरह से भी लिखा आ जाएगा आंसर, समझ में आएगा नहीं, चाहे इसे लिखा हो, चाहे आप hg ले लो अंडर रूट में और नीचे c पर अब सिंपल, ठीक। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखने का तरीका इससे मतलब नहीं, मतलब कैसे कैलकुलेट किया गया मैंने ये बताया, और बचना है तो वही काम कर लीजिए, चारों का चेक कर लीजिए, जिसका लेंथ के बराबर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें मैंने बहुत ज्यादा चीजें बता दी हैं आपको, राइट। चलो, FVT आर टेकन एज फंडामेंटल, ये भी मैंने बता ही दिया है आपको। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे, और इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कोई नई बात नहीं है जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए जो कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी फॉर्मूला होता है, वो होमोजीनियस होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होगा और वही क्वांटिटी जोड़ी और घटाई जाएगी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। जैसे मैंने आपसे कहा गया कि A में B जोड़ा गया, ये तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन इसके बराबर आए। जैसे ये मीटर है तो ये भी मीटर आए, ये मीटर पर सेकंड है तो ये भी मीटर पर सेकंड, और जोड़ने पर भाई और बहनों वही डायमेंशन आएगा जो इनका डायमेंशन आया है। क्लियर? एक क्वेश्चन के जरिए मैं इसको समझाता हूं आपके सामने, हालांकि बहुत से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये देखिए एक क्वेश्चन है, बल्कि मैं 2 क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा। पहला ये है, v बराबर AT प्लस B अपॉन T प्लस C, ABC का डायमेंशन बताना है। देखो v बराबर में AT प्लस B अपॉन T प्लस C, यहां आपको डायमेंशन किसका बताना है, ABC का। तो सबसे पहले देखो T के साथ C को जोड़ा गया है, तो जो C का डायमेंशन होगा वो T के बराबर आएगा, यानी कैपिटल T आएगा।
ठीक, इस मसाले का डायमेंशन इस मसाले के बराबर आएगा और वो इसके बराबर आएगा, यानी AT का डायमेंशन V के बराबर आएगा। हमको A का निकालना है, T का T आता है, V का LT माइनस 1, यहां से A बराबर LT माइनस 2 आ जाएगा, यानी A का डायमेंशन LT माइनस 2, C का डायमेंशन T आ गया। अभी हमको B का निकालना है, यानी B अपॉन T प्लस C का जो डायमेंशन होगा वो V के बराबर आएगा। B का निकालना है, T का डायमेंशन T, C का भी डायमेंशन T, LT माइनस 1। अब ये T में T जुड़ेगा तो T ही बनेगा, 2T नहीं बन जाएगा। इस गलत फैमिली का शिकार मत हो जाइएगा। तो B अपॉन T LT माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, सन्नाटे में तो L आएगा। तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्वेश्चन करने के लिए कुछ खास वाली बात नहीं है, खाली अपना दिमाग आप चलाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऑल राइट, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको यह चीज का ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक पॉइंट और है डायमेंशन फॉर्मूला में कैलकुलेशन के वक्त आपको याद रखना चाहिए, और वो ये है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको कराना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कहता है P बराबर में P0 एक्सपोनेंशियल माइनस AT²। तो पूछ रहा है अगर T कांस्टेंट है तो A का डायमेंशन बताइए। अब सिंपल सी बात है, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं। P बराबर में क्या है बताओ मुझे? P0 e की पावर माइनस AT²। सत्यवचन की घड़ी है भैया। AT² क्या आएगा? डायमेंशनलेस। AT² क्या आएगा बोलो? डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस आएगा तो A का डायमेंशन 1/T² क्या आएगा, और 1/T² का मतलब 1/T², और ये T माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि जो A का डायमेंशन है वो T माइनस 2 के बराबर आएगा, और वो यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन में हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब जैसे देखो यहां पर तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है कि x बराबर AT प्लस BT² वेयर x इज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी इन किलोमीटर बाय t इज द टाइम इन सेकेंड, देन द यूनिट ऑफ b की यूनिट बतानी है। भाई दो क्वांटिटीज तभी जोड़ी या घटाई जा सकती है जब उनका डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन सेम होने का मतलब यूनिट भी सेम हो। तो इसका मतलब इसकी यूनिट बराबर इसकी यूनिट और बराबर में x की यूनिट, यानी BT² की वही यूनिट होगी जो x की होगी। b की हमको निकालना है, T² का हमको सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मेरे हिसाब से, सेकेंड स्क्वायर, T टाइम ही तो है, हाँ सेकेंड स्क्वायर हो गया, और x क्या है? दूरी है, तो यहां मीटर हो जाएगा। तो b का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चूंकि किलोमीटर में दे रखा है ना शायद, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसमें कौन सी ऐसी बात है? अरे किलोमीटर में, मीटर में, चाहे जिसमें भी। ठीक, तो आई होप आपको यह समझ में आया कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस किस तरीके से क्या किया जाता है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस निकालने के तरीके मैंने आपको सारे तरीके ऑलमोस्ट बता दिए हैं। राइट, चलिए, कहीं पर भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? यूनिट्स पढ़ लिया, डायमेंशन को कैसे प्राप्त करते हैं वो पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस भी पढ़ लिया। अब आप सिग्निफिकेंट फिगर जानेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका जानेंगे। जब भी कोई मेजरमेंट आप करते हैं तो मेजरमेंट में जहां तक जितनी डिजिट आपकी सर्टेन है उसमें से एक और अनसर्टेन नंबर को आप जोड़ लीजिए। मिला जुला करके जो डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स तैयार होंगे, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कोई भी मेजरमेंट, कोई भी नाप जोख, कोई भी नंबर देख करके कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं?
तो भाइयों और बहनों, इसके लिए कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के, जो आपको याद होने चाहिए। आपके यहां पूछा गया क्वेश्चन है, अचानक से पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं आपको अचानक से पूछा हुआ क्वेश्चन फटाफट बता देता हूं कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर के नियम को याद रखें। आपको नियम याद रखना पड़ेगा भैया, समझ में आ रहा है? देयर इज नो एनी अदर वे। नियम याद होने चाहिए, लॉज याद होने चाहिए, रूल। देखो यहां पर 5-6 रूल हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है? सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये देखो, जैसे 1984 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, सब नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ के। जितने भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आएंगे वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे 1 और 8 के बीच में जीरो आया तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। तो ये दोनों जीरो अगर सिग्निफिकेंट हो गए तो कुल सिग्निफिकेंट 5 हो गए। सारे जीरो जो लेफ्ट हैंड में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे। तो इसमें नॉन जीरो के लेफ्ट में, नॉन जीरो के लेफ्ट में 2 जीरो है, इसे नहीं लेंगे, लेकिन इस वाले जीरो को लेंगे क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के बीच में आया है। नॉन जीरो के लेफ्ट वाले को नहीं लेते, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल है और लेफ्ट के नॉन जीरो है, तो लेफ्ट के नॉन जीरो चाहे नंबर बिना डिजिट डेसिमल के हो, चाहे नंबर बिना डेसिमल के हो, चाहे नंबर डेसिमल के साथ हो, कभी आप सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लोगे। यहां भी नहीं लोगे और इसमें भी नहीं लोगे। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल डजंट मैटर, राइट? ठीक। उसके बाद जो राइट हैंड साइड के जीरो होते हैं, अगर कोई ऐसा संख्या है जिसमें दशमलव है, डेसिमल है, तो राइट हैंड साइड के जो जीरो आएंगे नॉन जीरो के, हम उसको सिग्निफिकेंट मान लेंगे। जैसे इसके लेफ्ट वाले जीरो को आप सिग्निफिकेंट नहीं लोगे, लेकिन राइट वाले जीरो को सिग्निफिकेंट ले लोगे। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 4 हो गई। ठीक। अच्छा, अब अगर डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो को निकालने में समस्या है। जैसे मान लीजिए अगर डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, कोई होल नंबर लिखा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या है इसके आगे कोई यूनिट लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर यूनिट नहीं लिखी है, सिर्फ एक संख्या लिखी है, तो राइट साइड के जीरो को भी कंसीडर नहीं, लेफ्ट को तो करते ही नहीं है, राइट वाले को भी नहीं करोगे। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। लेकिन अगर उसी संख्या के आगे कोई यूनिट लिख दी है, कोई मेजरमेंट है, कोई नाप है, तो आप इस जीरो को सिग्निफिकेंट ले लोगे। यहां कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3 हो गए। उसके बाद 7वां और आखिरी रूल यह है कि अगर आप पावर्स लगे हुए हैं तो पावर को कभी भी डेसिमल में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे 123 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, -1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं पड़ता है। तो यह सिग्निफिकेंट फिगर और उसको निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया। अब इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था भाइयों और बहनों, आइए मैं देख लेता हूं, बता देता हूं आपको सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस में किस तरीके की क्या चीजें पूछी जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक्यूरेसी का है, एरर का। ये देखो, एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, इसके पहले आता पता नहीं है इसका कहीं। अब पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन यहां जो सवाल है, यहां सवाल थोड़ा अलग सा है। यह कहता है कि भाई टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099 सेंटीमीटर, इसको घटाने पर क्या सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, है ना? एक और क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा, इसमें नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इसको बताऊंगा अभी। तो अगर आपसे कोई भी जगह सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। अगर आपको ये रूल पता है तो आप बता सकते हैं। जैसे मैं अभी आपका फौरन 2-3-4 सवाल पूछ करके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। ठीक, जैसे आपसे सवाल पूछ दिया जाए 5.0090 में कितने सिग्निफिकेंट हैं? जल्दी बताओ, सोच लिया? 1 2 3 4 5 डेसिमल लगा है, राइट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 5 हो गए इसमें। ठीक, और देखो 1600, बताओ बताओ, 2 सिग्निफिकेंट फिगर।
एक और देखो 0.00630, बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेफ्ट हैंड वाले को नहीं लेंगे, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। समझ में आ रहा है? तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा भाई और बहनों। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का प्रोपेगेशन कैसे होता है, जैसे यह समझना है कि यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें से हम कोई ऐसी संख्या घटा रहे हैं जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो घटाने पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यह कैसे तय होगा भाई? जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे प्रोपेगेट कराएं? तो भाई और बहनों, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ते और घटाते समय सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और मल्टीप्लाई और डिवीजन में कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है, सिंपल यहां पर देख लो, एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे आपको जब जोड़ना हो या घटाना, तो आपको क्या करना है, जिनको आप थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, ये देखिए आप संख्या क्या ले रहे हो 12.587 और यहां 12.5। यहां पर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3, या कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। अब आप दो ही संख्या में थोड़ी जोड़ घटाव कर सकते हो सकता है 3 4 5 6 7 हो, जितनी भी संख्याएं हो, जब भी आप जोड़िए तो या घटाइए तो आप ध्यान रखिएगा, आपको देखना पड़ेगा कि जिन्हें आप जोड़ या घटा रहे हो दशमलव के बाद उसमें कितने डिजिट आ रहे हैं। यहां 3 आ रहे हैं, यहां 1 आ रहा है, तो जो मिनिमम आ रहा है वही रिजल्ट में आना चाहिए। यानी इनको अगर आप घटाओगे तो हकीकत में तो 0.087 आएगा, लेकिन हमारा यह आंसर नहीं होगा। क्यों? ये डेसिमल के बाद हमको 1 ही डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के एक बार डिजिट 1 चाहिए तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 7 है तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 है तो ये 1 हो जाएगा। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया, हमारा काम हो गया। और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इस पर बन जाएं भाई और बहनों, राइट? तो वो मैं आपको बना देता हूं, यहां पर क्वेश्चन आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कहे 12.5, ठीक, उसके बाद कहे 26.97 और 3.215। चलो यहां क्या है, आप 5 जोड़ना है, 7 1 8, 9 2 11 5 16, 3 6 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, ये लो, ये आ गया। अब अगर ये आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, राइट? हमको डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, 1, तो राउंड ऑफ करो। यहां 5 है और यहां इवन है तो कुछ नहीं होगा। यहां 8 है, ये 5 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा 7, तो 1242.7 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपने यहां पर सीख लिया कि अगर मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट और एडिशन होता है तो क्या होता है। ठीक उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई या डिवीजन करोगे, समझ में आ रहा है, तब क्या होगा। आओ, मल्टीप्लाई और डिवीजन में ध्यान ये रखना है आपको कि यहां पर जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो 5.0 को 0.125 से, किससे, 5.0 को 0.125 से। जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको डेसिमल के बाद नहीं देखना है, समझ में आ रहा है, डेसिमल के बाद नहीं देखना है। आपको यह देखना है भाई और बहनों कि डेसिमल के बाद नहीं देखना है, टोटल सिग्निफिकेंट देखना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां कितने सिग्निफिकेंट हैं तो आप बोलोगे 2। मैं पूछूं यहां कितने सिग्निफिकेंट है तो आप बोलोगे 3। तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए, 2। इसमें कितने दिख रहे हैं, 3। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए, राउंड ऑफ कर दो। 5 था, 2 का 2 ही रह जाएगा, 0.62। समझ में आ रहा है। यहां पर और वहां पर बस एक फर्क है, यहां टोटल देखेंगे, वहां पर
अब जैसे यहां पर देखिए सवाल जो पूछा गया है आपसे 2020 में, वो क्या सवाल पूछा गया है, 9.9 मीटर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.0099। चलो मैं लिखता हूं 9.99 में से 0.0099 आपको घटाना है। समझ में आ रहा है? अब यहां पर डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 4 है, तो आपको डेसिमल के बाद 2 रखने की जरूरत है। ठीक, घटाओ। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 8 आया, ये 9 आया, ये 0 पॉइंट। अब इसको आप दशमलव के बाद 2 अंक तक लिख लीजिए। ठीक है, 9.98। ये सब्ट्रैक्ट करने एडिशन में डेसिमल के बाद देखेंगे 9.98। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसा तो इसमें है नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर का ये आपको मिल गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत आसान चूरन चटनी सवाल होता, कर लोगे आप। 14 का बी आया आंसर, सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। यस, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सब देखते चले। राइट, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना और प्रोपेगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एरर और इसकी वैरायटी और प्रोपेगेशन ऑफ एरर। देखो, एरर जो होता है वो क्या है, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी हो, कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो जो हमको ज्ञात हो। तो जो ज्ञात गड़बड़ियां होती है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, और कुछ ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो हमारे वश से बाहर होता है, उसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल एरर या रैंडम एरर। तो 2 तरह की गलतियां होती हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब वो एरर जो हमको पता है क्यों हुआ, और रैंडम एरर वो जो हमको नहीं पता है क्यों हुआ। जैसे हम बैठे थे, पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहे थे, हल्की हवा चल गई तो हमारा मेजरमेंट तो गलत आएगा, लेकिन हमको पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं और कुछ कंट्रोलेबल होते हैं। तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल एरर 2 तरह के एरर हैं, जिसे सिस्टमैटिक और रैंडम एरर भी कहते हैं। किसी भी एरर को मिनिमाइज करने का तरीका यह होता है कि आप कई बार रीडिंग लोगे, कई बार रीडिंग लो। अगर आप कई बार रीडिंग लोगे भाई और बहनों, तो यह कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। मैं आपको समझाता हूं व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से। आइए मॉड्यूल में खोल देते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने बहुत सी रीडिंग ले ली है, एक मैंने पेन की लंबाई नापी 10.4, 10.6, 10. अब कौन सी सही है, कैसे मानोगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपने रीडिंग ली होगी भाई और बहनों, उस रीडिंग का आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और जो एवरेज वैल्यू आएगी उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू मान लेंगे, यानी हम मान लेंगे कि यही ट्रू वैल्यू है, सबका एवरेज निकाल लीजिए। मजबूरी है, स्कूल में प्रैक्टिकल जब करते थे तो यही करते थे, कई वैल्यू निकालते थे, लास्ट में उसका एवरेज लेते थे। अगर कोई ट्रू वैल्यू आ रही है तो अब हम इसको ट्रू वैल्यू बोल देंगे। अगर ये ट्रू वैल्यू है तो इन सभी वैल्यूज में इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गड़बड़ियां हो सकती हैं। पहली रीडिंग ली, हो सकता है इसके बराबर हो सकता है कम ज्यादा, तो जितना डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ये इंडिविजुअल रीडिंग का एरर होता है। किसका एरर होता है, इंडिविजुअल रीडिंग का एरर होता है। और किसी भी इंडिविजुअल रीडिंग का एरर निकालने के लिए उस रीडिंग में से वो जो एक्चुअल वैल्यू निकाले हो, ट्रू वैल्यू निकाले हो, उसको घटाओगे आप। दूसरे में निकालना है, घटा दो। तीसरे में निकालना है, रीडिंग को घटा दो, रीडिंग में से घटा दो। मतलब आपको ट्रू वैल्यू घटा दीजिए रीडिंग में से, आपको एरर पता चल जाएगा। इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर कम भी, प्लस में भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। क्यों, ये जो x1 है ये इस ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। भाई और बहनों, यहां पर जो आपने x1 x2 निकाला, ये किसका एरर है,
इन इंडिविजुअल रीडिंग का एरर है, और आपने इन्हीं इंडिविजुअल रीडिंग से ये एरर ये वैल्यू निकाली है, तो इसमें भी तो एरर आना चाहिए। ये एरर हर रीडिंग का है, ग्रॉस एरर नहीं है ये, मतलब ये टोटल एरर नहीं है। टोटल एरर अगर आपको निकालना है, यानी इस वैल्यू में एरर निकालना है, तो वो आप निकालोगे कैसे? जो भी आपने एरर निकाले हुए हैं, एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग में, उसका एवरेज निकाल दीजिए, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकल आएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा? अगर आपने एवरेज किया, भाई और बहनों, एवरेज करके आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अच्छा, एक बात यहां पर श्योर होती है, अगर ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, यानी ये मीन वैल्यू है, ये पॉसिबल एरर है किसका? ट्रू वैल्यू का। ट्रू वैल्यू का पॉसिबल एरर है ये, रीडिंग्स में एरर पॉसिबल, और जब ये निकाल लिए उसका एवरेज कर दोगे तो ट्रू वैल्यू का एरर है ये। यानी कोई भी क्वांटिटी जो आपने नापी, मैं पूछूं कि ट्रू वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे ये। मैं पूछूं इसमें कितना गलती हो सकती है, भूल चुक माफ डेल्टा एक्स बार, भूल चुक माफ डेल्टा एक्स बार। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। दो और तरह के एरर पढ़े जाते हैं, एक है परसेंटेज एरर और एक है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या है? जो एरर आया एब्सोल्यूट एरर उसको एक्चुअल वैल्यू से भाग दे दो, और परसेंटेज एरर क्या है? उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर निकल आया, राइट? तो ये एरर है तमाम तरह का, और एरर की डिफिनीशन थी। जैसे मान लीजिए यहां पर एक रीडिंग ली गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे कहा जाए आप एक्यूरेट वैल्यू बताओ, तो सबका आपने एवरेज लिया, 8 वैल्यू ली, उसको 8 से भाग दे दिया, आ गई ये वैल्यू, लगभग इतना आएगा। क्लियर? अब आपको पूछ रहा है एब्सोल्यूट एरर, पूछ रहा है हर ऑब्जर्वेशन में। हर ऑब्जर्वेशन में अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए, हर ऑब्जर्वर में अगर हर ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो जो ये निकाले हुए घटाते चले जाओ। क्लियर? अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली ही है भाई और बहनों, कि जब यहां एब्सोल्यूट एरर निकालते हो तो जरूरी नहीं कि आप x1 में से x बार घटाओ। x बार में से x1 घटा देना कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ किताब में आपको मिलेगा x1 में से x बार, और कुछ में x बार में से x1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, प्लस माइनस का फर्क आएगा। तो यहां पर देखो x बार में से सब घटाई गई है रीडिंग, या सॉरी x बार को घटाया गया हर रीडिंग में से, तो हर रीडिंग में से घटाते चले गए, और यहां से हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता चला गया। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला? जो हमने यहां एब्सोल्यूट एरर निकाल रखे हैं हर रीडिंग में, उनको हमने जोड़ दिया। बस एक बात याद रखिएगा, जब आप रीडिंग का एरर निकालते के मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हो, तो ये साइन मत लीजिएगा, चिन्ह परिपाटी मत लीजिएगा, डिवाइड कर दिया। फिर रिलेटिव एरर कैसे निकाला? जो आपने यहां एरर निकाला और जो ट्रू वैल्यू निकाली उसका रेशियो निकाल दिया, वो आ गया रिलेटिव एरर। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर निकल आया। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको तमाम रीडिंग दी हुई हो तो आप इस तरीके से काम करोगे, राइट? समझ में आ गई बात? अब एक बात समझ में आती है कि आपने अगर एक मेजरमेंट को कई बार नापा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो उससे कैसे एरर निकाला, ये तो समझ में आ गया। अब हमारे पास में मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल था, उसकी कुछ लंबाई थी, उसकी कुछ चौड़ाई थी। हमने लंबाई को कई बार नापा और लंबाई निकाली, उसका एरर निकाला। चौड़ाई को कई बार नापा, लंबाई चौड़ाई निकाली, चौड़ाई में एरर निकाला। मान लीजिए लंबाई निकाला 10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, मान लीजिए चौड़ाई निकाला 4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मैंने पूछा भाई साहब एरिया बता दो, आपने कहा जी सिंपल है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, 10 गुणे 4 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूं क्या एरिया में एरर है, आप कहेंगे हाँ जी एरर है, क्योंकि मेरे लंबाई में एरर था, चौड़ाई में एरर है। हम बोले कितना एरर है, तो फिर आप नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको एरर फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एरर फॉर्मूला, यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में आप कैसे एरर फॉर्मूला लगाओगे या एरर फाइंड करोगे, ये आपको आना चाहिए। एक्चुअली एक सीधी सी बात समझिए,
कुछ क्वांटिटीज हैं, उन क्वांटिटीज में कुछ एरर है और उन क्वांटिटीज से कोई और क्वांटिटी निकाली गई है, तो भाई उसमें भी एरर आएगा। इन क्वांटिटी के एरर से उस क्वांटिटी का एरर, दूसरी क्वांटिटी का एरर कैसे निकाला जाए, यह निर्भर करता है कि इनमें आपस में रिलेशन कैसा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी ऐसी है, कोई दो क्वांटिटी ऐसी है जिसका एरर हमको पता है, नाम है ए और बी, और हमको निकालना वाई का, और अगर मान लीजिए ए और बी को जोड़ के वाई आ रहा है, तो ये मेन फार्मूला है, ये एरर फार्मूला है। यानी सीधे सीधे आप y में एरर निकाल पाओगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर a में से b घटाने से y आता है तो भी एरर ऐसे ही निकालोगे, यानी प्लस करो या माइनस करो, एरर फार्मूला सेम। और प्लस माइनस जब कर रहे हो और यहां जब आप एरर फार्मूला निकाल रहे हो, तो यहां एरर फार्मूला निकालते समय आप एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हो। ये देखो ना, डेल्टा y है, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा y बाई y होगा, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y है, एब्सोल्यूट एरर आप निकाल रहे हो। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के। अगर आप दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिए हो तो मल्टीप्लाई करने पर एरर फार्मूला यह बनता है, यानी यहां पर आपको जो निकल के आता है वो एब्सोल्यूट एरर नहीं निकल के आता है, फ्रैक्शनल एरर निकल के आता है। देखो ये y का फ्रैक्शनल है, a का फ्रैक्शनल है, b का फ्रैक्शनल है। आप चाहो तो इससे डेल्टा y निकाल लोगे, वहां डेल्टा y डायरेक्ट निकल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहां पर डेल्टा y डायरेक्ट नहीं, डेल्टा y बाई y निकल रहा है डायरेक्ट। चाहो तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में देख सकते हो, परसेंटेज एरर डायरेक्ट निकलता है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, दोनों में। मल्टीप्लाई का भी वही फॉर्मूला है और डिवीजन का भी देखो सेम फॉर्मूला, सेम। अगर दो क्वांटिटी को डिवाइड करने से आ रहा है तो उसका भी फॉर्मूला डेल्टा y बाई y बराबर डेल्टा a प्लस ए, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b है। और परसेंटेज एरर, तो दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, एरर फॉर्मूला रिमेन्स सेम। एक फाइनल, अगर आप कोई पावर लगा है, जैसे y बराबर a की पावर n है, तो एरर का फॉर्मूला जब लिखोगे तो ये n शुरुआत में आ जाएगा। परसेंटेज में भी यही काम होगा भाइयों और बहनों, परसेंटेज एरर में भी। समझ में आ रहा है? n इंटू परसेंटेज एरर इन ए, सीधे सीधे। अगर कोई फॉर्मूला y इक्वल टू a की पावर m b की पावर n है या बाई में है, अरे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, फार्मूला वही बनेगा। जो पावर होगा वो शुरुआत में आ जाएगा, प्लस पावर होगा शुरुआत में आ जाएगा। डिवीजन में भी सेम आएगा। यहां से एक बात समझ में आ रही है, y बराबर a की पावर m b की पावर n या y बराबर a की पावर m b की पावर माइनस n। अरे ये ऊपर जाएगा तो माइनस n, यहां पावर प्लस माइनस है, यहां पावर प्लस प्लस है, पर एरर का फार्मूला तो सेम है। यानी पावर प्लस हो या माइनस हो, एरर का फार्मूला सेम रहता है। समझ में आ गया आपके? तो ये एरर का प्रोपेगेशन हुआ। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा इससे। देखो ये रहे, एरर की शुरुआत में ये, ठीक है। जैसे 2019 का एक क्वेश्चन देखो, यहीं पर सॉल्व करा दूंगा मैं। कहता है जी यहां पर चार क्वांटिटीज दे रखी है, ए बी सी डी आपके सामने। ए में 1%, बी में 2%, सी में 3%, डी में 4% है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर एक्स में बताना, इसमें बताना है। तो सिंपल है, आप समझो ना। अब इसमें ये तो कोई दमदार है ही नहीं भाई। चलो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है? 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, 2 इंटू ए का परसेंटेज बताओ 1। बी पे कितनी पावर है? हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन बी, बी का परसेंटेज एरर 2% है, 2 ले लो, प्लस सी की पावर 1/3 है, 1/3 सी का परसेंटेज एरर, प्लस डी पे कितनी पावर है? 3, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल,
4 तिया 12, 1 13, 1 14 और 2 16, तो यह आएगा 16%। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब मैंने दे दिया आपको। ठीक, और आगे बढ़ते हैं जी। यहां देखो, ये क्वेश्चन तो लगभग सेम है आपका 2013 वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां देखो, कहता है स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्स in a free fall of body initially at rest in a given time. He uses this estimate to g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of distance and time is E1 and E2, then percentage error in g. कहता है किसी को गिराया कुछ डिस्टेंस से, हमको g में परसेंटेज एरर निकालना है। अगर डिस्टेंस में और टाइम में परसेंटेज एरर E1 और E2 है। भाई एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, h बराबर क्या होता है फ्री फॉल वाले में, हाफ जी टी स्क्वायर। तो g बराबर में क्या हो जाएगा 2h बाई में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके समझ में आ रहा होगा ये। अगर मैं इसी को देखूं तो डिस्टेंस में E1 है और टाइम में E2 परसेंटेज एरर, तो यहां पर हमारा होगा परसेंटेज एरर इन h प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन t। तो h है E1 बोलो और प्लस में 2E2, दिस इज द परसेंटेज एरर इन g। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन सेम है सेबो। अब आपको कुछ जगहों पर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता है तो काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा मेन फॉर्मूला से ही सारी चीजें होंगी। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूं और देख लो, अ सर्टेन बॉय वेज इतने ग्राम एंड हैज मेजर्ड वॉल्यूम इतने सीसी, 4.7 सीसी। द पॉसिबल एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज फलाना एंड ढिमाका। यानी उसने मास कितना देखा भैया 22.42 ग्राम, और मास में एरर कितना देखा जी 0.01 ग्राम। ठीक उसी तरीके से उसने वॉल्यूम कितना नाप लिया जी 4.7 सीसी, और वॉल्यूम में एरर कितना नापा जी जल्दी से बता दें 0.1 सीसी। आपसे पूछ रहा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन, परसेंटेज एरर है कि क्या, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, क्योंकि नीचे परसेंटेज ही दिया हुआ है। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो परसेंटेज एरर इन डी बराबर में परसेंटेज एरर इन एम, परसेंटेज एरर इन वी। परसेंटेज एरर इन एम क्या होगा डेल्टा एम बाई एम इंटू में 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू में 100। बोलो हाँ है ना, अरे ऐसा नो। तो डेल्टा एम की वैल्यू देखो दे रखा है 0.01 बाई में 22.42 इंटू में 100 बोलो, और डेल्टा वी कितना दे रखा है 0.1 बाई में 4.7 इंटू में 100। सॉल्व करेंगे जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो सिंपल है यहां पर। अगर आपको यह ध्यान देना है कि जो मेन फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में है, तो आप एरर का प्रोपेगेशन को भी समझ जाएंगे। ठीक, तो एरर फॉर्मूला पता होना चाहिए और वहां पर आपको प्रोपेगेशन समझ में आना चाहिए। भाई और बहनों बहुत आसान क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, राइट। चलिए यहां से हमारा क्या क्या हो गया, एरर और इसका टाइप कितने हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। दो चीजें और बाकी है, फटाफट हम लोग उसको भी देख लेंगे। एक वर्नियर कैलिपर और दूसरा है स्क्रू गेज। आइए वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करते हैं भाई और बहनों। लेट्स टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर। दो यंत्र हैं, हालांकि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, तो है तो हाई स्कूल का ही, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे भाई और बहनों। और देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों से, एक साल गैप करके या लगातार क्वेश्चन आ ही रहे। देखो वर्नियर कैलिपर क्या है, एक यंत्र है जो लंबाई नापने का काम करता है। किसी का डायमीटर नाप सकता है, कोई गहराई नाप सकते हैं, कोई लंबाई नाप सकते हैं, कुछ भी। अब वर्नियर कैलिपर जो हमारा नॉर्मल स्केल जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्कूल में खरीद के लाते हैं, उससे ज्यादा कैलिब्रेटेड है, उससे ज्यादा
मतलब हमारा जो स्कूल वाला जो स्केल होता है वो डेसिमल के 1 अंक तक नापता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर नापता है, या कह लो 1 मिलीमीटर नापता है। ये 0.1 मिलीमीटर नाप लेता है, या कह लो 0.01 सेंटीमीटर नापता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसकी बनावट में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, एक मेन स्केल होता है, यहां बता रहा हूं और आगे भी दिखाता हूं। एक ये देखो, ये मेन स्केल है, और इसके ऊपर ये स्लाइड करने वाला, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा हम लोग स्केल देखे हैं, और ये वर्नियर स्केल क्या होता है, खासियत ये होती है कि यहां पर इसके देखो कुछ खाने बने होते हैं। मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छा फिगर दिखाता हूं जिससे कि आप लोग को क्लियर हो, है ना, और बढ़िया फिगर दिखाता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ भाई, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये मेन स्केल दिख रहा है आपको, ये, और ये क्या है, ये स्लाइड कर सकता है इसकी, देखिए इस पे दिख रहा साफ साफ, और बड़ा करना और बड़ा कर सकते हैं, देखो, ये देखो 10 खाने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये मेन स्केल है ऊपर वाला, ये 10 खाने। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। किसी भी यंत्र को जब यूज करते हैं तो सबसे पहला काम है हमको उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, अल्पतमांक। लीस्ट काउंट क्या होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू इससे नापा जा सके, हम उसे लीस्ट काउंट कहते हैं भाई और बहनों, क्लियर। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे वो देख लो। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है उसके 1 डिवीजन की वैल्यू, 1 खाने का मान में से घटाओगे वर्नियर स्केल के 1 खाने का मान। अब एक बात बताओ, मेन स्केल के 1 डिवीजन की वैल्यू तो आपको पता रहती है, 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन वर्नियर स्केल में तो सिर्फ खाने बने हुए हैं, उनका कैसे पता करें, उनका तो पता करना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, मेन स्केल जो हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, मेन स्केल और भी कैलिब्रेटेड मेन स्केल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। तो बहरहाल हमको करना क्या होगा, हमको करना यह होगा कि हमको इसके दोनों दांतों को मिला देना है, या मत भी मिलाइए, ऐसे भी देख लीजिए। हमने करना यह है भाई और बहनों कि यहां पर इस खाने, देखो यहां देखो, ये 0 नंबर है और ये 10 नंबर है, इसके बीच में इसके कितने खाने आ रहे हैं और इसके मेन स्केल के कितने खाने आ रहे हैं। जो भी खाने मेन स्केल के आ रहे हैं, मान लो यहां पर 1 2 3 4 5 से करके 20 25 खाने आए, और यहां पर भी 10 खाने आए, तो इसके 10 खाने बराबर 25 खाने, यही तो होगा। मैंने देखा कि इसका 0 से लेके 10 तक इसके कितने खानों के बराबर आ रहा है, तो इसके फला खाने बराबर इसके चिला खाने। तो यहां पर जब फला चिला खाने करोगे तो मान लो NVSD, यानी n, मान लो ये जो वर्नियर स्केल है उस पर n खाने, और जो मेन स्केल है उसके m खाने, दोनों बराबर आ गए। तो 1 VSD का मान कैसे आएगा, एक इसके 1 खाने का मान कैसे आएगा, m/n इंटू मेन स्केल डिवीजन के 1 खाने का मान, मेन स्केल के 1 खाने का मान। अब आप मुझे बताओ, इस तरीके से आपने 1 VSD पता कर ली, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पता कर ली। लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD और VSD की जगह हमने m/n MSD कर दिया, इसमें से हमने MSD हटा दिया, 1 माइनस 1/n कर दिया। समझ में आ गया। m क्या है, मेन स्केल में खानों की संख्या जो कि n इस वर्नियर स्केल के n खानों के बराबर थी। आमतौर से ऐसा पाया गया है कि यहां पर जो 10 खाने हैं वो मेन स्केल के 9 खानों के बराबर होते हैं। 10 वर्नियर स्केल के खाने आमतौर से वो 9 मेन स्केल के, यानी n खाने n-1 के बराबर होते हैं। तो अगर आप कहते हो कि n खाने n-1 के बराबर होते हैं
तो जहां m है वहां n-1 कर देते हैं। चलो n-1 कर दोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो लिस्ट काउंट मेन स्केल में खानों की संख्या बाई में वर्नियर स्केल में सॉरी मेन स्केल के एक खाने का मान बाई में वर्नियर स्केल के खानों की संख्या। मतलब समझिए, जैसे मैंने कहा ना, आमतौर पे जो वर्नियर स्केल इस्तेमाल होगा उसके मेन स्केल के एक खाने का मान क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल में खानों की संख्या होती है 10, तो यह आ जाएगा 0.01। ठीक है, क्या आ जाएगा 0.01। क्लियर है? ठीक, 0.01 ये आ गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है, एक एमएसडी में से एक वीएसडी को आपने घटा दिया। क्लियर? और कैसे है लीस्ट काउंट निकालना है, देख लेंगे खाने कितने के बराबर है, खानों की संख्या निकाल के घटा दो। अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है, अब मेजरमेंट यहीं पर देख लो। जैसे मुझे इसका डायमीटर नापना था, मैंने क्या किया कि इसको फंसा दिया। ठीक, फंसा दिया। फंसाने के बाद हमको दो चीजें लेनी है, एक मेन स्केल की रीडिंग और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग। दो चीजें हमको चाहिए। क्या चाहिए? एमएसआर और वीएसआर। मेन स्केल की रीडिंग यहां किसे कहते हैं समझो, यहां पर 0 वाला जो खाना होगा, किसका खाना? वर्नियर स्केल का। उसके पहले मेन स्केल के कुछ खाने दिखाई दे रहे होंगे, तो जितना मेन स्केल का, जैसे 2.1 दिखाई दे रहा, मान लो 2.1, तो एमएसआर हो गया कितना 2.1। अगर 2.1 और 2.2 के बीच में आ रहा है 0, तो 2.1 ही आएगा। ठीक, तो 2.1 आ गया। वीएसआर किसे कहेंगे? वर्नियर स्केल का जो खाने होंगे, कोई एक खाना होगा जो किसी न किसी खाने से मैच कर रहा होगा, मान लो 7वां खाना मैच कर रहा है, तो वीएसआर हो गया 7वां। आपको जिसे नापना था फंसा दिया बीच में, एमएसआर निकाल लिया, वीएसआर निकाल लिया। ये देखो, जब एमएसआर निकाल लोगे और वीएसआर निकाल लोगे तो सीधे फार्मूला याद रखो, सीधे फार्मूला याद रखो। क्या? एमएसआर जो निकाले थे आप वैल्यू, और वीएसआर को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो यहां पर देखो, 0 से पहले 5.2 है, तो हमने 5.2 एमएसआर हो गया, और 8वां खाना मैच कर रहा है मेन स्केल से, तो 8वें खाने को लिया और लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया, काम हमारा हो गया। अब ये जो यंत्र होता है, इस यंत्र में हो सकता है कि कोई एरर हो। कैसे एरर होगा? जब हम इसको हटा दें और दोनों जबड़ों को मिला दें, यानी ये जबड़ा और ये जबड़ा, ये जबड़ा और ये जबड़ा जब मिल जाए, तो ये वाला जो 0 है इस 0 के सामने आना चाहिए। अगर 0 0 के सामने नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि यंत्र में एरर है, इसे 0 एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 एरर। लिखा हुआ है साफ साफ। जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉस को मिला देंगे, वर्नियर स्केल 0 मेन स्केल को, तो 0 कॉन्साइड कर जाए तो वर्नियर कोई स्केल एरर नहीं होगा। अगर वर्नियर स्केल का 0 मार्क मेन स्केल के 0 मार्क से राइट पे होगा तो पॉजिटिव 0 एरर, और मतलब ये दोनों का 0 है, ये वर्नियर और ये मेन। अगर 0 राइट साइड पे हुआ तो पॉजिटिव 0 एरर, किसका? वर्नियर का। और वर्नियर का अगर लेफ्ट में हुआ तो निगेटिव। ठीक, पास में आ गई। वर्नियर का अगर 0 राइट में हुआ तो पॉजिटिव और लेफ्ट में हुआ तो निगेटिव। अगर मान लीजिए एरर आ गया, अब फिर नापेंगे आप, तो नापते थे तो वैल्यू यह आती थी, अब तो एरर है उसमें, तो वैल्यू का क्या करोगे? वैल्यू जब निकालोगे तो पहले एरर निकालोगे। एरर कैसे निकालोगे? दोनों जबड़ों को सटाए रहो, टच कराए रहो, और देखो कौन सा 0 है जो मैच कर जा रहा है, कॉइंसाइड कर जा रहा है। जो कॉइंसाइड कर जाएगा उससे लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दो। लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके आप 0 एरर निकाल सकते हो, और 0 एरर जब निकल जाए तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपको करना क्या है, जो आपने पहले मेजर्ड वैल्यू ली थी उसमें आपको माइनस करना है लिस्ट 0 एरर को। लेकिन याद रखिएगा यहां पर 0 एरर का साइन जरूर रखिएगा। अगर प्लस होगा तो प्लस रखिएगा, माइनस होगा तो
माइनस रखिएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन है यहां पर और भी, अभी मैं दिखा देता हूं, भी उसमें नीट वाले में दिखाऊंगा। कहता है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, जीरो एरर नहीं है यहां पर। इट इज फाउंड दैट जीरोस ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 to 5.15 ऑफ सेंटीमीटर of main scale. The vernier scale has 50 division equivalent to 2.45 centimeter. If 24 division of vernier scale coincide with main scale to find the diameter of cylinder. किसी सिलेंडर को नाप रहे थे तो पाया गया कि जो उसका जीरो है वो 5.10 से 5.15 के बीच में आ रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो। तो 5.10 और 15 के बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब MSR 5.10 हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। MSR कहीं गया, MSR इज 5.10, इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात और समझ में आ गई कि इसके दो कॉन्सिक्यूटिव खानों के बीच का जो मान है वो आया है 0.05 सेंटीमीटर, घटा लो 10, यानी एक MSD आपको पता चल गई। कहता वर्नियर स्केल के 50 खाने 2.45 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो वर्नियर स्केल के 50 खाने अगर इसके बराबर हैं तो एक खाना कैसे निकालोगे? एक VSD होगा, LSD नहीं, VSD 2.45/50। चलो, और अगर आपको लीस्ट काउंट निकालना है तो एक MSD में से एक VSD घटा दो। तो आपने एक MSD ये निकाली और एक VSD की वैल्यू ये है, घटा दो, निकल के चलाया ये। और जब ये निकल के चलाया तो आप सीधे सीधे, कहता है 24वां खाना कोइंसाइड कर रहा है जब रीडिंग ले रहे हो। तो ये VSR हुआ ना, जो रीडिंग लेते समय जो खाना कोइंसाइड कर जाए वही तो VSR है। उठा करके फॉर्मूले में रख दिया, आ गया आंसर। ठीक इसी प्रकार से स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज देख लीजिए। स्क्रू गेज के अंदर यहां पर एक सर्कुलर स्केल होता है और इसमें एक लाइन होती है, और ये सर्कुलर स्केल एक मेन स्केल, ये जैसे ये मेन स्केल है, मेन स्केल पे ये लाइन बनी होती है और यहां डिजिट्स बने होते हैं, और ये सर्कुलर स्केल होता है और यहां पर उसकी स्केलिंग की होती है, चारों तरफ बना होता है, पूरा चारों तरफ स्केल होता है। मान लीजिए 100 खाने हैं सर्कुलर स्केल पे, और ये मेन स्केल बिल्कुल वैसा ही होता है। यहां पर एक लगा होता है रैचेट, इसको घुमाओगे तो ये डंडी आगे पीछे जाती है, यानी ये जो दिख रहा सर्कुलर स्केल ये इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो रीडिंग आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी, ऐसा हो। और ये रैचेट जब बिल्कुल यहां इसको टच कर जाएगा, इसको घुमाइएगा तो कर कर की आवाज आती है। तो ये स्क्रू गेज होता है। इसका काम भी है लेंथ जैसी चीज नापना, जैसे डायमीटर नापना, और ये बहुत छोटे डायमीटर को नापता है। सबसे पहला काम क्या है? लिस्ट काउंट निकालना है। कैसे निकालोगे लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, पिच और नंबर ऑफ खाना ऑन सर्कुलर स्केल। तो इस सर्कुलर स्केल पे कितना खाना है वो तो बहुत आसान है, देख लिया, मान लो 100 खाने देख लिया। पिच क्या है? जब रैचेट को एक बार घुमाते हो तो ये जो है इस डंडी पे या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो आप एक बार जब घुमाते हो तो जितना आगे जाए या जितना पीछे जाए उसी को हम कहते हैं पिच। अब एक बार घुमाओगे तो पता नहीं चलेगा, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, 10 बार घुमाओ, 20 बार घुमाओ तो कुछ आगे चला गया। तो 20 बार में अगर इतना आगे गया है तो एक बार में निकाल लो, वही पिच आ जाएगा। तो पिच कैसे निकला? लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑन एनएमएस और नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ रैचेट, कितनी बार रैचेट को घुमाए हो और कितना सरका, जितना सरका जितना घुमाए, जितना सरक गया और जितना घुमाए। अब लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला होता है पिच और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच निकाल लिया रैचेट घुमा के और सर्कुलर स्केल पे देख लिया, लिस्ट काउंट निकालने में कामयाब हो गए। अब क्या होगा? रीडिंग कैसे लोगे? जो कुछ भी नापना है उसको लाओ, यहां बीच में फंसा दो, यहां बीच में फंसाओ, यही घुंडी है, घुंडी ही रुक जाएगा, इसमें फंस गया।
जब फंस गया तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये कुछ ढका रहेगा और कुछ दिख रहा होगा, कुछ मतलब ऐसे होगा, ये ऐसे घुमाते घुमाते यहां तक जाके रुक गया, कुछ दिख रहा होगा, कुछ इधर ढका हुआ होगा। तो जितना दिख रहा है मेन स्केल में वही मेन स्केल की रीडिंग हो गई, यानी MSR हो गया, MSR हो गया। और सर्कुलर स्केल का जो खाना इस लाइन के सीध में है, अरे भैया मेन स्केल पे ना ये एक रेफरेंस लाइन होती है, इस लाइन के सीध में जो सर्कुलर स्केल का खाना है वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। जितना दिख रहा है मेन स्केल का वो मेन स्केल की रीडिंग, जो खाना मैच कर गया वो सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ये देखो तो मेन स्केल की रीडिंग मिल गई और सर्कुलर स्केल की रीडिंग मिल गई। MSR क्या है? मेन स्केल का रीडिंग लेते समय MS की वो रीडिंग जो CS से पहले दिखाई दे, सर्कुलर स्केल से पहले दिखाई दे। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है? सर्कुलर स्केल के डिवीजन की वो वैल्यू जो MS के रेफरेंस लाइन या बेस लाइन से कोइंसाइड करे। और मेजर्ड वैल्यू निकालने का तरीका MSR में से प्लस करोगे लीस्ट काउंट इनटू CSR, जो आपने सर्कुलर स्केल पे खाना की संख्या निकाला उसका LC से मल्टीप्लाई कर दो और मेन स्केल की रीडिंग से जोड़ दो, आ गया आंसर। ठीक है बात। अब इस स्क्रू गेज में एरर हो सकता है, कैसे? अरे भैया यहां पर पेंच वेंच है, घुमाओगे घिसर करेगा, ठीक से ग्रीस व्रीस नहीं लगाओगे तो पता चला घुमाया चूड़िए मिस कर गया। तो चूड़ी जब मिस करता है तो उसको बोलते हैं बैकलैश एरर, बैकलैश एरर, ब्लैकलैश नहीं बैकलैश एरर। ठीक बात है। और दूसरा, जब पूरा घुमा करके ये दोनों सटा दोगे तो इसका जीरो इसके रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड करना चाहिए, इस सर्कुलर स्केल का जीरो इसके लाइन से कोइंसाइड करना चाहिए, अगर ये दोनों एकदम टच हो गया है तो। लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर दिया तो इसका मतलब इसमें एरर है, उसको कहते हैं जीरो एरर। अब जीरो एरर जो होता है, जब स्क्रू गेज की रॉड स्टड को मिला दिया जाए तो सर्कुलर का जीरो मेन स्केल रेफरेंस से कोइंसाइड करेगा तो जीरो एरर नहीं होगा। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के नीचे हुआ, मतलब सर्कुलर स्केल का ये रेफरेंस लाइन है उसके नीचे हुआ तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर हुआ तो निगेटिव जीरो एरर होगा। होगा जीरो एरर, नीचे हुआ तो पॉजिटिव, ऊपर हुआ तो निगेटिव। जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जब ये दोनों टच कराए होगे तो ये जीरो लाइन में तो नहीं आ रहा होगा, या तो जीरो ऊपर होगा जीरो नीचे होगा। कितना खाना ऊपर है या कितना खाना नीचे है देख लो, जितना खाना ऊपर हो या जितना खाना नीचे हो उसको गिन लो, और वो खाने की संख्या का LC से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्क्वायर बिलो और एबव रेफरेंस लाइन, LC से मल्टीप्लाई कर दो, आपको जीरो एरर मिल जाएगा। अब जब स्क्रू गेज में एरर होगा तो मेजर्ड वैल्यू क्या यही आएगी ना, MSR प्लस LC इंटू CSR। काम वही सब करोगे, बीच में फंसाओगे, रीडिंग वीडिंग इसे लोगे, बस एक काम करोगे जीरो एरर माइनस कर दोगे साइन के साथ, चिन्ह के साथ। जैसे आपके यहां एक सवाल पूछा गया, ठीक, एक स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, खुद ही समझ में आएगा। ये देखो 2020 में क्या कहता है, एक स्क्रू गेज है जिसका लीस्ट काउंट दे रखा है देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ स्क्रू गेज है। बहुत बेकार सवाल पूछ दिया। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? पिच बाई में नंबर, पिच पूछ रहा है तो ये पिच हो गया, लो पिचा दो एकदम। नंबर कितना है जी 50 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01। आपके मुंह पे तमाचा है 0.5, जो भी mm है वो आ जाएगा। ठीक। एक और सवाल पूछा था 19 में, सवाल पूछा था कि द मेन, ये वर्नियर का, द वर्नियर मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्सेप्ट n-1 डिवीजन, देन द लीस्ट काउंट। अरे भैया मैंने बता दिया आपको कि अगर n-1 के बराबर होता है तो सीधे सीधे फार्मूला याद रखो, जो MSD था उसको n से भाग दे दो, सिंपल। तो 1 को n से भाग दे दो, अपने आप आ जाएगा। 1 मिलीमीटर था ना, 1/n, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो।
यहां देखो, ये बकवास सवाल है। कहता है स्टूडेंट मेजर्ड n डिवीजन पर सेंटीमीटर। एक मिनट रुक जाइए, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर स्केल है n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर। मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है भैया, झटके में गलत पड़ गए। कहता है n डिवीजन्स है पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, यानी n डिवीजन का मान 1 सेंटीमीटर, 1 डिवीजन यानी 1 MSD कितने के बराबर आ जाएगी? 1/n सेंटीमीटर। अब सही रखोगे भैया, लीस्ट काउंट आएगा 1 MSD 1/n, ठीक, समझ में आ रहा है? बाई में n, तो ये आएगा 1/n² सेंटीमीटर, ये आएगा आंसर, ठीक है। वो झटके में गलत पड़ गया भाई, समझ में आ गया? अब यहां देखो एक क्वेश्चन, a student measured the diameter of a small steel ball using screw gauge of least count 0.01 centimeter, ये least count है। the main scale is 5 mm, यही ले लेते हैं, यही सॉल्व कर देंगे। मेन स्केल रीडिंग MSR कितना है? 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर। एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन coincide with 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, यानी कि ये CSR है, कितना है? 25। और इसका लीस्ट का जीरो एरर है, कितना है? -0.004। और इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है डायमीटर, करेक्ट डायमीटर। सिंपल है, सबसे पहले MSR प्लस CSR इंटू LC माइनस -0.004 जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आई थिंक 0.529 समथिंग, 0.529 आना चाहिए, लगभग ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक। आपके मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, हाँ 0.529 ही आएगा, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को आप समझे कि नहीं समझे? यहां एक जल्दीबाजी में पढ़ने में ये हो गया, इसका आंसर 6 का C आएगा, ठीक है, 6 का C ही आना है, ठीक। क्यों? यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गई, n-1 कहता n डिवीजन पर सेंटीमीटर, 1 MSD आपको एक MSD, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 1/n आएगा यार, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, हो गया जल्दीबाजी भाई, समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग पूरी तरीके से ये समझ चुके होंगे। यहां पर मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके सामने पढ़ाए हैं भाई और बहनों, मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूं, राइट। और आप लोग इसको एक बार हाँ, तो हम लोगों ने यहां पर जो सीखा वो अगेन वही 10 बिंदु पे बात कर दी मैंने आपसे। 10 बिंदु क्या क्या थे? यूनिट्स को कैसे फाइंड करते हैं, डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं, एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोपेगेशन, और उसके बाद एरर का प्रोपेगेशन, और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इन सब की बात कर ली भाई और बहनों। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप इसे एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन का PDF का लिंक दिया हुआ है, उसे आप लिंक पे जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में, जहां हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।